नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है अंगदान, एक नया जीवन। अंगदान सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा में एक महान कार्य है। अंगदान करने से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है जो शरीर के किसी अंग की खराबी से ग्रसित है। अंगदान का फैसला अद्भुत तो है ही, निस्वार्थ कार्य भी है जो दूसरों को नई जिंदगी देता है। समाज में ये सहानुभूति, दया और मानवता का प्रतीक है। अंगदान की प्रक्रिया और उसके महत्व पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन की संयुक्त निदेशक यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो की जॉइंट डायरेक्टर शाइनी सुमन प्रधान और एम्स में राष्ट्रीय नेत्र बैंक के प्रभारी अधिकारी और भारतीय नेत्र बैंक संघ के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा। नमस्कार, स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में अंगदान और इससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ें। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23717117 और 231444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और डॉक्टर शाइनी और डॉक्टर राजेश, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, धर्मवीर जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से, दिल्ली से है ये। आइए इनका सवाल सुनते हैं। जी नमस्कार लवलीन जी। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं, जिज्ञासा समझिए। एक बर्थ ब्लाइंड होता है और एक जिसका आंख का ऑपरेशन होता है सफेद मोतिया का। तो सफेद मोतिया वाले लाखों लोग होंगे जो अपनी आंख डोनेट करना चाहें, तो उनके लिए ये प्रोसीजर है, वो अपनी कॉर्निया आगे जाके डोनेट कर सकें। और बर्थ ब्लाइंड की जो आंखें हैं उनमें उनकी आंखों को डोनेट करने में क्या क्या चीजें उनकी काम आती हैं, जैसे पर्दा कॉर्निया तो उनका डैमेज होता ही है। तो एक आखिरी सवाल ये है कि किडनी जो लगती है दूसरे को, अगर दान भी कर दी जाती है तो ये कितने 100% कामयाब होती है? क्योंकि देखा दो केस तो हमारे नेता लोग के देखें, वो कामयाब नहीं रह पाएगा। पहले नेत्रदान की आप बात कर रहे हैं धर्मवीर। बर्थ ब्लाइंड, डॉक्टर राजेश सिन्हा जैसे ये कह रहे हैं कि नेत्रदान करना है तो जो बर्थ ब्लाइंड है, क्या उसको अगर हम लगाते हैं तो उसकी रोशनी लौट सकती है? देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण बच्चा बर्थ ब्लाइंड होता है। वैसी स्थिति में हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसमें पुतली का प्रत्यारोपण करते हैं और उसमें कुछ हद तक और कुछ केसेस में काफी हद तक हम उसमें रोशनी ला सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर भी दें, उसके बाद भी नजर नहीं आ पाती है, वो अलग बीमारियां होती हैं। पर जो कॉर्निया की बीमारी है, अगर उसके कारण बच्चा अगर जन्म से अंधा है तो उसमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हम ट्रांसप्लांट करें तो उसमें रोशनी आ सकती है। एक इन्होंने सफेद मोतिया या कैटरैक्ट का भी अगर उसमें जोड़ दें हम, कि किसी की आंख की अगर सर्जरी हुई है, कैटरैक्ट है, या उसका विजन खुद का बहुत कम है, उसने ज्यादा नंबर का चश्मा लगाया हुआ है, तो ऐसे लोग भी आई डोनेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है उसकी अगर पुतली सही है, पुतली में कोई खराबी नहीं आई है, तो वो जरूर डोनेट कर सकते हैं। और जो और भी बीमारियां कुछ होती हैं, जो जैसे कोई चश्मा लगा रहा है, वो कोई आज के डेट में कोई चश्मा लगाना कोई बीमारी नहीं मानते हैं, पर फिर भी अगर उसे मानते भी हैं तो वो इंसान जरूर अपनी कॉर्निया को आई को डोनेट कर सकता है, कॉर्निया डोनेट कर सकता है और उससे किसी 2 व्यक्तियों को रोशनी दी जा सकती है। एक व्यक्ति 2 लोगों को, 2 आंखें हैं तो 2 व्यक्ति को दे सकते हैं। जहां तक आज के डेट में मॉडर्न सर्जरीज के कारण एक पुतली से हम 2 या 3 लोगों को हम रोशनी दे सकते हैं। आगे के लेयर को
आगे की लेयर की बीमारी में, पीछे की लेयर को पीछे की लेयर की बीमारी में, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सो ये एक पुतली से हम 3 लोगों को हम रोशनी दे सकते हैं। तो अगर एक इंसान डोनेट करता है 2 आइस, तो हम 6 लोगों को हम रोशनी दे सकते हैं। जी, जगदीश जोशी दिल्ली से जुड़े हैं, उनका सवाल जल्दी से जानते हैं। जी जगदीश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। लवलीन जी को नमस्कार, और जो एक्सपर्ट हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं उनको नमस्कार, और जन्माष्टमी और 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जी, सवाल पूछिए। तो मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ नांगलोई से। मेरा 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, और मैं थोड़ा सा अवेयर होने के लिए जानकारी इकट्ठी करता रहता हूँ कि जिसके कॉर्निया यानी पुतली खराब है उसको तो डोनेट होके, वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं सुन रहा था कि वो उसको रोशनी मिल सकती है, दुनिया देख सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये, एक्चुअली मैं खुद लगभग ब्लाइंड हूँ और मेरे दोनों रेटिना बाय बर्थ डैमेज है, जिसके कारण मैं देख नहीं पाता। तो क्या रेटिना भी अगर कोई डोनेट करे हो सकता है या नहीं? एक तो ये क्वेश्चन है मेरा, इस पे थोड़ा सा विस्तार से और सरल भाषा में समझाएं। दूसरा ये है कि जैसे इसका अनुपात क्या है कि कई लोग जैसे काफी टाइम से वो आंखों के लिए मतलब डोनेट के लिए वो लाइन में लगे हुए, कितनी आंखें मतलब इस टाइम पे हमें चाहिए और कितने लोगों को मिल पा रही है? तो डॉक्टर साहब डाटा भी पूछ रहे हैं। हाँ, इसके बारे में बताया तो डॉक्टर साहब, दो मेरे जिज्ञासा है, उसे क्लियर कर। धन्यवाद जी। हाँ डॉक्टर, पहले तो इन्होंने जो बोला कि कॉर्निया और इनकी जो है पुतली, रेटिना, हाँ, अगर रेटिना में खराबी है तो रेटिनल ट्रांसप्लांट आज के डेट में अभी संभव नहीं है, क्योंकि रेटिना एक ब्रेन का हिस्सा माना जाता है, और ब्रेन और रेटिना का अभी तक ट्रांसप्लांट संभव नहीं हो पाया है। उस पे शोध और रिसर्च हो रहा है, पर अभी फिलहाल संभव नहीं है। और उनका दूसरा सवाल ये है कि कितने लोग प्रतीक्षारत हैं, कितने। वैसे देखिए, आज के डेट में देखा जाए तो हिंदुस्तान में तकरीबन 1.2 मिलियन लोग ब्लाइंड हैं कॉर्नियल डिसऑर्डर के कारण। और अगर हम हमारा एम टारगेट ये रहता है कि हर साल हम तकरीबन 1 लाख के आसपास अगर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकें, तो हम कॉर्नियल डिसऑर्डर से जो अंधापन है उसको पूरी तरह से दूर कर सकते हैं कुछ सालों में। पर वो हो नहीं पाता है। डोनेशन अक्सर तकरीबन 50,000 के आसपास होता है, 50 से 60,000, और उसमें जो यूजेबल कॉर्निया होती है वो तकरीबन 60-65% जो रोशनी लाने के लिए यूज किया जाता है। बाकी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है, वो अलग चीज है। तो रोशनी लाने के लिए तकरीबन 50-60% होता है। तो तकरीबन आप समझिए 1 साल में हिंदुस्तान में आज के डेट में तकरीबन 30,000 से 35,000 के आसपास कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। तो हमारे काफी उस कारण से बैकलॉग है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे मीडिया का रोल है, मीडिया के माध्यम से हम अवेयरनेस लाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्निया डोनेट हो सके। इस पे चर्चा करेंगे आगे, डिमांड और सप्लाई के बारे में। कोल्हापुर से विजय कुमार सागर का एक सवाल है, वो जल्दी से जानते हैं। जी विजय जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते विजय जी, आप अपने घर का रेडियो बंद कीजिए और सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवार, तहसील शिरोळ, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। जी, मेरा एक सवाल है। 2012 मेरा ऑपरेशन हो गया था। हाँ। अभी मेरे आपकी आवाज, आप जो टीवी है, हाँ, सुन रहे बंद करो, बंद कीजिए आप। अभी रोशनी चली गई जी। हाँ, रोशनी वापस आ जाएगी क्या? इनका शायद कोई ऑपरेशन जी, आपका ऑपरेशन जो हुआ है वो क्या पुतली का ऑपरेशन हुआ है? दोनों आंखें जो है तो सर लेंस है, और दाएं आंखें एकदम रोशनी चली गई, वो विजन नहीं उसको। देखिए, रोशनी जाने का बहुत कारण हो सकता है, पर यदि पुतली में कोई खराबी है उसके कारण रोशनी गई है तो पुतली का प्रत्यारोपण करके वो रोशनी को वापस लाया जा सकता है। यदि कारण कुछ और है तो उसके हिसाब से जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से करना पड़ेगा। और शाइनी जी, ये नोटो जो है अंगदान के लिए एक संस्थान है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं नोटो या रोटो के बारे में? जो
नोटो जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था बनाई गई है जो बेसिकली जो जितने पेशेंट्स हैं जिनको अंग या टिश्यू तक की जरूरत होती है ट्रांसप्लांट के लिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है रजिस्ट्रेशन के लिए। जो व्यक्ति मतलब ऑर्गन फेलियर डिजीज से पीड़ित होते हैं, जिनको अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, उनके लिए जो ट्रीटिंग हॉस्पिटल जहां से उनका इलाज चल रहा होता है, उनसे वो मतलब उनके द्वारा वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंग प्राप्त करने के लिए। फिर जब ऑर्गन कोई देना है वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा? दो तरह के होते हैं। अगर कोई जीवित रहते हुए कोई अपनी उनकी जो इच्छा होती है अंगदान करे मृत्युपरांत, तो वो प्लेज करके अपना इच्छा मतलब वो संकल्प ले सकते हैं कि वो अंगदान करेंगे आगे चल के, अगर ऐसे कोई मतलब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कभी आए तो उसके लिए नोटो का एक वेबसाइट है जिसमें जाके वो पोर्टल में जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपना। एक मिनट का समय लगता है उसमें अब प्लेज रजिस्टर करने के लिए। तो उसमें बस एक अपना आधार नंबर की जरूरत होती है, आधार नंबर डालना होता है। फिर जो आधार नंबर से लिंक मोबाइल फोन होता है उसमें एक ओटीपी आती है। तो जैसे ही वो अपना आधार नंबर डालते हैं तो उसमें जो आधार से ऑटो फेच होके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर उनको टिक करना होता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स या टिश्यूज वो दान करना चाहेंगे, उसमें वो टिक करके वो ओटीपी के साथ वो अपना प्लेज रजिस्टर कर सकते हैं। फिर जो मरण जब अगर ऐसे कोई कभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है तो परिवार के पास उसमें जो प्लेज फॉर्म में एक ऑप्शन होता है कि परिवारजन जो प्लेज कर रहा होता है उनके परिवारजन को भी एक मैसेज जाता है कि आपके परिवार के इस व्यक्ति ने अंगदान के लिए प्लेज किया है। तो परिवार को उसका मतलब इंफॉर्मेशन होती है ताकि उस समय अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो परिवार को भी ये फैसला लेने में मदद मिलती है। नोटो वालों को इन्फॉर्म करें। तो नोटो नेशनल लेवल पे होता है। फिर हमारे 5 रीजन है जो रोटो होता है, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नॉर्थ रीजन के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में है, साउथ में मद्रास मेडिकल कॉलेज में है, फिर वेस्ट के लिए केईएम हॉस्पिटल मुंबई में है, ईस्ट में आईपीजीएमईआर कोलकाता में है, फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए असम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में है। तो रोटो के अंडर फिर 5-6 स्टेट रहते हैं जो रोटो मेंटरिंग करता है। ये बेसिकली फिर स्टेट में सोटो होता है जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक नेटवर्क बनाया गया है जो भारत सरकार को मैंडेट दी गई है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट के तहत। तो इसके तहत फिर सोटो से हॉस्पिटल्स जुड़े होते हैं जो ऑर्गन और टिश्यू रिट्रीवल करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं या टिश्यू बैंकिंग करते हैं। तो ये नेटवर्क एक बनाया हुआ है ताकि ये एक मतलब व्यवस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा ताकि जिनको ऑर्गन की जरूरत है और जो ऑर्गन मतलब डोनेट करना चाहते हैं ऑर्गन या टिश्यू, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने और ये उनको जोड़ता है। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन राजू आगरा से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी राजू, स्वागत है, सवाल पूछिए। लवलीन जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। दीदी डॉक्टर साहब को तरफ से नमस्कार। मैं ये जानना चाहता, मैं एक बाई बर्थ ब्लाइंड पर्सन हूँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मेडिकल साइंस में आज की समय में कुछ ऐसी नई कोई प्रोग्रेस हुई है कि बाई बर्थ जो व्यक्ति है उसका कोई इलाज हो या आंखों को दान करने से या किसी भी प्रकार से कोई भी लेंस ऐसा हो कि बाई बर्थ ब्लाइंड जो है उनकी कुछ आंखों में रोशनी आने की कुछ संभावना बड़ी है। डॉक्टर राजेश जी। राजू जी, ऐसा है कि बाय बर्थ जो भी ब्लाइंड होते हैं उसमें भी कई कारण होते हैं। तो किसी नज़दीकी अस्पताल में या किसी डॉक्टर से दिखा के ये पता कर लें कि किस कारण से ये ब्लाइंडनेस है और जो कारण है उस पर काम किया जा सकता है। और कई ऐसे कारण हैं जिसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए पर उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जो आई स्पेशलिस्ट है। क्या ऐसा पता चल सकता है कि बच्चे के बर्थ से पहले पता चल जाए शायद कि ये
ऐसा कुछ साइंस ने अभी वो किया है? जी, बर्थ से पहले क्या है ना कि अगर कुछ जैसे जेनेटिक इश्यूज हैं जो उससे थोड़ा आइडिया लग सकता है, अगर कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी अगर मेजर है तो नहीं वो। अदरवाइज किसी फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी होता है, जैसे कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो वो तो पैदा होने के बाद देखने के बाद कि बच्चा देख पा रहा नहीं देख पा रहा, फिर उसकी जांच की जाती है। कई कारण हैं एक्चुअली, पैदाइशी अंधापन होने का बहुत कारण है। काफी आजकल रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी पे काफी काम हो रहा है, उसमें भी थोड़ी बहुत रोशनी की गुंजाइश बनती है अगर समय पे उसका इलाज किया जाए तो कारण कई हैं। उन कारणों का, जिस कारण से वो अंधापन है, उस कारण को हमें समझना होगा और उसके हिसाब से उसका इलाज करने से फायदा होगा। हरियाणा हिसार से राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से। जी राजेंद्र जी, नमस्कार जी लवली निकुल जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी, सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता जी, जो कानून प्रक्रिया है वो भी अड़चन में आगे आती है, तो इस करके जो मरीज होता है उसको बहुत परेशानी होती है। इसके बारे में जानना था। जो मतलब काफी लंबी लिस्ट है, अगर दान करने वाला अगर फॉर्म जिसने भर रखे है अभी मैंने दान करनी है, तो उसका तो बहुत सालों बाद नंबर आता है। तो अगर ऐसी कानून की प्रक्रिया ना हो तो भाई कोई दान करना चाहे, कोई पैसे से खरीदना चाहे, तो ऐसा तो बहुत से लोगों को सुविधा मिल सकती है। ये कोई जैसे हादसा होता है या कोई ऐसा कारण होता है, वो कोई दान करना चाहता है तुरंत से तौर पे, तो इसके बारे में जानना था। शाइनी जी, 2024 में हमने 18,900 अंक प्रत्यारोपण का लक्ष्य हासिल किया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जब से एक राष्ट्र एक नीति बनाई गई है और एक ये कहा है कि मृतक दाता से प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता के लिए राज्य के मूल निवासी और आयु सीमा संबंधी शर्तों और पंजीकरण शुल्क को हटा दिया गया है। ये और जो ये अभी इन्होंने सवाल पूछा, यानी इस तरीके की अगर जागरूकता आ रही है और ऐसे फैसले ले रहे हैं तो इससे काफी फायदा होगा। जी, जो हमारे देश में जो इतने अंग और उत्तक डोनेशन होते हैं या फिर जो प्रत्यारोपण होते हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं, उसके लिए जो कानून है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है। तो ये 2094 में आया, जिसमें उस समय टिश्यू इसमें नहीं था। फिर अमेंडमेंट जब हुआ 2011 में, तो टिश्यू को इसमें इंक्लूड करा गया। तो इसमें ऑर्गन या टिश्यू कैसे डोनेट होंगे, फिर उनका वितरण कैसे होगा जो जिनको जरूरत है उसमें, फिर टिश्यू का स्टोरेज कैसे होगा, उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, वो सारा कुछ डिफाइंड है। और साथ ही उसी में उसमें ये भी है कि हमारा कोई ऑर्गन के बदले लेन देन नहीं हो सकता, वो कानूनी अपराध है और उसके लिए 10 साल तक की सजा है और 1 करोड़ तक का फाइन है। तो ये बिल्कुल ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये तो इसमें है कि इसीलिए अंगदान नाम है कि आप एक समाज सेवा कर रहे हैं। और अंगदान 2 टाइप से हो सकते हैं। जैसे अगर कोई जीवित व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है और वो अपनी इच्छा से वो अपने परिवार जन में से, जैसे नियर रिलेटिव बोलते हैं, जैसे माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, भाई बहन हो गए, या हस्बैंड वाइफ पति पत्नी एक दूसरे को दे सकते हैं, या बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन जो जैसे नाती पोते, उनको भी इनके अंदर ये दिया जा सकता है। वो नियर रिलेटिव में माना जाते हैं, जो कानूनन आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी जो अदर देन नियर रिलेटिव है वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है, उस कमेटी के अप्रूवल से ये अंगदान कर सकते हैं। ये जो होता है ये मतलब जीवित अवस्था में जो होता है। और ज्यादातर हमारे देश में एक किडनी, क्योंकि हमारे पास 2 किडनी है तो 1 किडनी दे सकते हैं, या एक पार्ट ऑफ लिवर दे सकते हैं, ये जीवित व्यक्ति में। क्योंकि उन्होंने आफ्टर डेथ आप कौन से आफ्टर डेथ जो होता है बेसिकली 8 ऑर्गन्स दिए जा सकते हैं। जैसे हार्ट हो गया, 2 लंग्स हो गए, 2 किडनी हो गए, लिवर हो गया, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन, इतने दिए जा सकते हैं ब्रेन स्टेम डेथ के
उपरांत ये दिए जा सकते हैं। 8 लोगों को जीवन दे सकता है। और उत्तक जैसे हम देखें जो टिश्यूज होते हैं, कई टिश्यूज हैं, जैसे स्किन हो गया, बोन हो गया, कॉर्निया हो गया, फिर कार्टिलेज हो गए, हार्ट वॉल्स हो गए, ऐसे कई तरह के टिश्यू हैं जो मृत्यु के उपरांत दिए जा सकते हैं और ये सामान्य मृत्यु के बाद भी दिए जा सकते हैं। जैसे स्किन और कॉर्निया वो घर से भी कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कई जिंदगियों के आप जो मतलब जीवन दान, मतलब एक तरीके उनको जीवन दान, उनके लाइफ में आप चेंज ला सकते हैं। दरभंगा बिहार से मोहन पासवान जी जुड़े हैं कार्यक्रम से। जी मोहन, स्वागत है, सवाल पूछिए। धन्यवाद मैडम, इकट्ठे प्रणाम जी। मैडम, मेरा प्रश्न है कि अंगदान किसे कब कैसे कहाँ करनी चाहिए? दूसरा है कि सर भारत देश में दुर्घटना से बहुत से मौत होता है सर, जिसमें लावारिस लाश भी होते हैं। मरे वारिस और लावारिस लोगों का अंग देश के अन्य जरूरतमंद लोगों को लगाने की सरकारी, वैचारिक और संवैधानिक योजना है क्या? शाइनी जी, सबसे पहले मैंने पूछा कि कब, कौन, कहाँ, कैसे करे, जो अभी आप नोटों का पूरी आपने प्रक्रिया बताई थी। तो जी वो ब्रेन स्टेम डेथ के बाद जो अंगदान होता है उस समय मतलब जरूरी होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो, वेंटिलेटर पे हो, और उस समय अगर उसको ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर किया जाता है, और ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर करने का भी एक प्रोसीजर है। उसमें एक कमिटी होती है, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जिसमें 4 विशेषज्ञ होते हैं। वो अच्छे तरह से उस पे टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट भी 2 बार किए जाते हैं। जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु में 6 घंटे अंतराल में किए जाते हैं। तो उस 2 बार अगर वो उसको एपनिया टेस्ट बोलते हैं, 2 बार अगर पॉजिटिव आता है एपनिया टेस्ट, तभी वो ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर होता है। तो उस समय हॉस्पिटल में रहना इसलिए जरूरी है, मतलब पेशेंट का होना इसलिए जरूरी है कि पेशेंट का ब्रेन स्टेम डेथ हो जाता है, मतलब पेशेंट डेड है, लेकिन उसके जो ऑर्गन्स हैं वो वायबल होते हैं और उसको उसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मेंटेन करना होता है जब तक ऑर्गन्स हार्वेस्ट ना किया जाए, मतलब वो जो अंगदाता से निकाला जाए और उसको फिर दूसरे जो जिनको जरूरत है उन पे ट्रांसप्लांट किया जाए। और परिवार की सहमति जी बिल्कुल, परिवार की सहमति से होता है। और जब उनको ऑप्शन दिया जाता है परिवार को, अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स की टीम होती है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। पूरी प्रक्रिया को समझाने के बाद अगर परिवार उसके लिए राजी होता है, उसके बाद ही अंगदान का प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। बेंगलोर से श्रीकांत का सवाल है। जी श्रीकांत जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जो अंग दान करते हैं और जो अंग को प्राप्त करते हैं, तो जो प्राप्य है उससे जो है ट्रांसप्लांटेशन का चार्ज लिया जाता है और इसके अलावा उस ऑर्गन का भी दाम लिया जाता है। तो जब जो प्राप्त करता है उससे ऑर्गन का दाम लिया जाता है, तो देने वाले को भी ऑर्गन का दाम मिलना चाहिए। शाइनी जी, इनका ये सवाल है कि एक्चुअली अंग दान जो है वो दान होता है, वो आप स्वैच्छिक दान कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से दान करते हैं। और ऐसे जो ऑर्गन के लिए कोई प्राइस नहीं होता है। हाँ, कुछ जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि उसका ट्रांसप्लांटेशन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर उसके बाद के जो मतलब हॉस्पिटल स्टे हो गया या कोई और प्रोसीजर हुआ, उसके लिए चार्जेस लगते हैं। अंग के लिए कोई मतलब उसके लिए कोई प्राइस नहीं देना होते। अगर कहीं वो ऐसे किया जा रहा है वो गलत है, आपको मतलब ये हमारे कानून के तहत ये अपराध है। एक स्वैच्छिक दान है जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अभी एक और सवाल, जिस तरीके से बोल रहे हैं जिसने कोई घर में डेथ हुई है, तो और डॉक्टर राजेश आपके साथ भी, तो कितने टाइम में परिजनों को बता देना चाहिए और कौन सा टाइम क्रूशियल रहता है कि उतने टाइम में आके उनके वो ऑर्गन्स ले लें, या आपसे पूछें कि आई बैंक से आईज देखिए, जहाँ तक आँख का सवाल है, कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 घंटे के अंदर, अगर घर के अंदर डेथ हुआ हो तो 6 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया हो जाए और
वो आई बैंक में किसी भी नियरेस्ट आई बैंक में कांटेक्ट करके वहां से लोग टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स आ जाएं और हाँ जी वो आ जाते हैं घर पे। और कॉर्नियोस्क्लेरल रिम होता है, पूरी आंख नहीं निकालते हैं, सिर्फ आगे की कॉर्निया निकालते हैं और उसमें कॉर्नियल कैप लगा देते हैं, तो कोई डिफॉर्मिटी भी नहीं होती, आंख फिर पलक को बंद कर देते हैं। तो ये काम 6 घंटे के अंदर हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि कॉर्नियल टिश्यू जो है एक अच्छी स्थिति में रहता है। पर फिर भी अगर उससे थोड़ा सा डिले भी हो, 10-12 घंटे भी हो जाए, तो उसको लिया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और शाइनी जी, बाकी ऑर्गन्स की अगर बात करें, ऑर्गन की जैसे मैंने आपको बताया, वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे होना चाहिए पेशेंट। और किसी की नेचुरल डेथ हुई है जैसे घर में और उसने प्लेज किया हुआ है कि मुझे देना है, तो उस व्यक्ति को फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है? नहीं, ऑर्गन्स उसमें से फिर रिट्रीव नहीं किया जा सकता। जी, महाराष्ट्र थाने से गुरुनाथ जी का सवाल है। जी गुरुनाथ जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैडम मेरा क्वेश्चन है जी कि मतलब किसी एक आदमी ने अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जैसे अंग दान हो गया या पूरा शरीर दान भी करते हैं, इच्छा जाता है, तो उन्होंने अपने कुछ दिन पहले मतलब मरने से पहले जो अपने इच्छा पत्र लिखा है जी और अपने हस्ताक्षर किया हुआ है, क्या इसके लिए मतलब रजिस्ट्रेशन होना ही जरूरी है? और किस कारणवश कुछ ऐसे मैटर भी देखे गए हैं, कुछ लोगों का मतलब अपने परिवार से कोई मतलब झगड़ा होता है तो सीधा उसमें लिख देते हैं कि मेरा बॉडी उनके हाथ में न दिया जाए, वो किसी मेडिकल कॉलेज के लिए स्टूडेंट को रिसर्च के लिए दिया जाए। तो इसमें पुलिस का मतलब जिन्होंने लिखा है अपना सब साइन किया हुआ है, तो क्या इसमें पुलिस मतलब इसमें कोई मतलब इंटरफेयर कर सकती है? थैंक यू। शाइनी जी। अंगदान के लिए जो प्लेज करते हैं वो तो है, या बिना प्लेज के भी बिना प्लेज के भी अंगदान किया जा सकता है। वो परिवार की सहमति जरूरी होती है। अगर परिवार उस समय ये फैसला लेता है कि उनको अंगदान करना है, तो ब्रेन स्टेम डेथ केस में परिवार की सहमति से अंगदान करा जा सकता है। और जहां तक वो शायद देहदान की बात कर रहे हैं, बॉडी डोनेशन की, हाँ, तो उसमें एक्चुअली कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, ये स्टेट एनाटॉमी एक्ट होता है, तो स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी करता है। कई जगह पे वो पुलिस एनओसी वगैरह का हो सकता है कि उस जो वो बात कर रहे हैं। जी, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैं ये कहता था कि जो अंगदान करता अंगदाता है जी, उससे कार्यदायी संस्था किस तरह से संपर्क करेगी और फिर अंगदाता को क्या करना चाहिए? बेसिकली उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या निकट परिजनों का क्या जिम्मेदारी हो जाती है डेथ के बाद? वो वही है कि हॉस्पिटल में एडमिट है और जब उनको मतलब बताया जाता है कि वो ब्रेन स्टेम डेथ है, तो अगर उनको ऑप्शन ये मिलता है, क्योंकि हमें से कई लोग जो प्लेज किए भी होते हैं, लेकिन मतलब ये कुछ ही लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो अंगदान कर सके, क्योंकि किसकी मौत कैसी आनी है नहीं पता होता है। तो उस समय परिवार अगर मतलब को बताया जाता है, तो परिवार अगर सहमति देती है तो फिर उसके बाद अंगदान का प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है और होता है। जी, एक भ्रांति या बोले मिथ बहुत होता है ना कि अंगदान से शरीर विक्षिप्त हो जाता है, और बहुत जरूरी है कि इन भ्रांतियों को दूर किया जाए कि ये सिर्फ एक मिथ है और ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों में ऐसे है कि वो सोचते हैं कि अगर हम अंगदान करेंगे तो अगले जन्म में वो अंग के बिना पैदा होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये शरीर इस जन्म में ही मतलब मिट्टी में मिल जाना है। कोई आत्मा तो अजर अमर है और शरीर आत्मा तो चली जाती है, वो अब अमर है, तो शरीर का कोई वो नहीं है, तो ये मतलब वेस्ट होना ही है। तो इससे अच्छा हम जाते जाते अगर कोई जरूरतमंद को जीवन दे के जाए तो इससे अच्छे और क्या। डॉक्टर राजेश, आप जैसे कहते हैं ना कि आंखें का अगर निकालिए, अभी आपने बोला कि एक कैप लगा देते तो पता भी नहीं चलता है कि आई डोनेशन किया है तो कोई चीज निकाली है। जी, अक्सर लोगों के मन में ये होता है कि अगर आंखों को दान किया तो उनकी फेस पे डिफॉर्मिटी आ जाएगी, और अपने परिजनों की मृत्यु के बाद वो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई डिफॉर्मिटी हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती है। हम सिर्फ आगे का लेयर हटाते हैं, कॉर्नियोस्क्लेरल रिम, और एक कैप लगा देते हैं और लिड को ऊपर से ढक देते हैं, तो कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती।
और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिनकी जिज्ञासा थी और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो है उनका जवाब दिया। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो से संयुक्त निदेशक शाइनी सुमन प्रधान और राष्ट्रीय नेत्र बैंक के प्रभारी अधिकारी और भारतीय नेत्र बैंक संघ के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।